नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्राइम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा जिसके तार सीधे तौर पर धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो यह मुद्दा लंबे वक्त से चर्चाओं में है, लेकिन जब 2024 की चुनावी हलचल बढ़ने लगी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोर भी कुछ ज्यादा ही तेज सुनाई देने लगा है। केंद्रीय लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव भी मांगे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। धामी सरकार कह रही है इसी का अनुसरण बाकी राज्य भी करेंगे। तो वहीं महाजनसंपर्क अभियान के बाद बीजेपी जल्द ही एक और अभियान की शुरुआत करने वाली है। 30 जून के बाद बीजेपी समान नागरिक संहिता को लेकर पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाएगी। इसमें बीजेपी लोगों के घर घर पहुंचेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे बताएगी। अब इस मुद्दे को लेकर सियासत के पटल पर तपिश भी बढ़ गई है। पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे सियासी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या 24 के चुनावी मुद्दों को ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आज प्राइम एजेंडा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शुरू हुई सियासी रस्साकसी के हर एक पहलू पर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनको क्या लगता है यूसीसी की डगर कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है। राजेश सिंह मेरे साथ होंगे, नेता बीजेपी के तौर पर, महेश आर्य मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर पर, डॉक्टर सुधा मिश्रा मेरे साथ होंगी, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर, नावेद शिकोह मेरे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। इन सभी से हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि यूसीसी की डगर किस तरह से है, क्या यह सियासी डगर है या इसका जन सरोकार से बहुत पुराना रिश्ता है। 24 का जिस तरह से चुनावी समर अब लगातार छिड़ा हुआ है, बीजेपी लोगों के घर घर पहुंच रही है और 1 महीने तक बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड अभियान भी शुरू होने वाला है। इसमें जनता को समझाया जाएगा कि इसके क्या फायदे हैं। बीजेपी के सभी पदाधिकारी भी यहां पर हमारे साथ, निश्चित तौर पर बीजेपी के पदाधिकारी जनता के बीच में पहुंचकर अपनी राय को रखने वाले हैं और उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चला है। मेरे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। राजेश सिंह मेरे साथ हैं, नेता बीजेपी के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। इसके साथ ही महेश आर्य मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका महेश जी। डॉक्टर सुधा मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता समाज यहां पर कांग्रेस के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका। नावेद शिकोह मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका नावेद जी। सबसे पहले एक बार राजेश जी आपसे समझना चाहेंगे, यूसीसी को लेकर जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं, जिस तरह से उत्तराखंड ने तो खुलकर बोल ही दिया है कि जो भी यूसीसी पर कानून लाया जाएगा वो निश्चित तौर पर संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत ही लाया जा रहा है, इस पर ज्यादा विरोध करना ठीक नहीं। आपको क्या लगता है कि यूसीसी क्या देश की जरूरत है, क्या इसको लागू होना चाहिए और इसके फायदे क्या हो सकते हैं? नहीं, देखिए आलोक जी, भाई ये आज से नहीं है। ये तो जब हमारी 2 सीटें आती थी 1950 में बात कर रहा हूँ, 1950 से भाई हमारा 3 एजेंडा फिक्स था। हमारे संकल्प पत्र में 3 एजेंडा हुआ करते थे। पहला जो है कि भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, धारा 370 समाप्त होगा, जहाँ पे इस देश में 2 निशान 2 विधान 2 संविधान तो नहीं चलेगा ना आलोक जी। तो उसके बाद यूसीसी का मामला था, तो 2 चीजें तो हो चुकी हैं। धारा 370 समाप्त हो चुका है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, अब यूसीसी की बात है। तो यूसीसी तो भाई हम 9 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि, और हम लोगों का राय भी ले रहे हैं कि जो भी चीजें होगी संवैधानिक ढांचे में, क्योंकि भाई ये आज की बात नहीं है। भाई 1967 से पहले तो कांग्रेस भी बात करती थी, इसीलिए तो भाई चाहे सीआरपीसी आईपीसी क्यों आया गया, लाया इसलिए गया ना कि भाई जो विभिन्न क्षेत्रों में तमाम राजाओं के जो हुकूमत चलते थे उनके तरीके से दंड प्रक्रिया और दंडाधिधान थे, अपने अपने क्षेत्र में राजा करते थे। तो ये हुआ कि भाई जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता जो है लागू किया जाए कि भाई एक देश में रहने वाले सभी लोगों को के ऊपर भाई समान कानून लागू किया जाएगा ना, कि भाई उनको छोड़ दिया जाएगा कि भाई आप अपना कानून बनाइए। अपनी संविधान का मतलब क्या हुआ? तो 2 बातें तो नहीं चलेगी ना। पहले कांग्रेस भी संविधान सभा में बाकायदे कई बार इस पे बहस हो चुकी है कि नहीं भाई यूसीसी जो है लागू किया जाए, लेकिन अब जो है बात ये आ गई है कि कांग्रेस में जब से 1967 के बाद से तुष्टीकरण घुसा है, तब से वो दाएं बाएं झांकने लगे हैं। भाई पहले तो अपना ईसीसी की स्टैंड क्लियर करें ना कि इनका स्टैंड क्या है। भाई जब ये यूसीसी लागू ना होने के कारण आलोक जी, इसमें सबसे अधिक अगर दिक्कत किसी को होती है तो वो बच्चों को होती है, महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाओं को उनको पूरा अधिकार नहीं मिल पाता है। भाई एक ही देश में किसी को एक शादी करने से प्रतिबंध है, किसी को 4 सालियां की छूट मिल जाए, तो एक देश में 2 संविधान नहीं चल सकता ना। भाई संविधान के तरीके से देश चलेगा ना, एक संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए ना देश में, कि संविधान से परे कोई नहीं जा सकता लोग जी। इसलिए हम यूसीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी है यूसीसी।
ठीक है, तो हम एक बार इसमें महेश जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। महेश जी देखिए, इनका तो दावा ये है कि भाई एक कानून के अंतर्गत ही सभी नागरिकों के साथ व्यवहार होना चाहिए। कुछ ऐसे कानून है जिसके चलते ये द्वेष पैदा होता है, कई मसलों पर कानून अलग हो जाता है, दीवानी मामलों में अक्सर ये देखा जाता है। तो इनका तो ये कहना है कि हम संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपको इसमें क्या लगता है, जो यूसीसी की चर्चा चल रही है वो देश के कितने काम की है? आलोक जी, जब इनके इस तरीके से प्रवचन होते बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये किसी मामले में अगर सीरियस होते, संविधान के लिए सीरियस होते, संविधान के लोकतंत्र के प्रति अगर रहे होते, सीरियस रहे होते, तो शायद ऐसी बातें ही नहीं करते। अगर दो अभी हमारे प्रवक्ता बोल रहे हैं, मेरे साथी, मेरे मित्र, कि भाई दो विधान योग्य संविधान कैसे हो सकता है, तो ये देश का ऐसा संविधान है कि दुनिया में सबसे अच्छा संविधान माना गया और सबसे बड़ा लोकतंत्र इस देश का माना जाता है। तो अभी तक ये इसकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल करके उस संविधान की हत्या की जा रही है। उसमें जो डेमोक्रेसी है उसको पूरा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इतना जल्दबाजी में है ये, इनको लगता है कि अब दोबारा इनका आने वाला नहीं है, जो भी चलते चलते जो भी है सब करते चले जाओ। तो इसलिए इन्होंने जी जल्दबाजी में कदम उठा रहे हैं। अगर संविधान की मंशा के अनुरूप किया होता, अगर एक संविधान दो विधान की बात करने वाले लोग, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि संविधान कहाँ इजाजत देता है? इस देश में जातवाद इतना फैला हुआ है, हिंदू को साथ नहीं बिठाता है, हिंदू के साथ भेदभाव करता है, उनके अधिकारों का अतिक्रमण करता है। ये पूरे देश में समस्या जिसकी तस है। अगर वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन ये अगर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो लाएं जिससे इनके हिंदू वर्ग को लाभ उसका मिले कि एक वन कास्ट वन नेशन करिए, सारे लोग, कोई आगे पीछे ना शुक्ला तिवारी आर्या कुछ भी नहीं रखेगा, एक भारतीय होगा। जब भारत से बाहर जाता है कोई भी इंडियन तो स्पष्ट बोलता भारतीय है, भारत से आया, इंडियन है, इसके अलावा कोई कास्ट नहीं होती। लेकिन जैसे और दूसरे देश में भी जाओ तो वो उस नाम से जाने जाते हैं, ईसाई से जाना जाता है, मुसलमान से। लेकिन हिंदुओं में इतनी बीमारी है कि यहाँ जाति के आधार से ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, बनिया है, ये शूद्र है, ये फलाना है, ढिकाना, हजारों जातियों में बांटा जाता है। अगर तुमको इतनी चिंता है तो पहले उस बीमारी को खत्म करो जिससे आबादी 85% आबादी लोग त्रसित है, उनके साथ आज भी भेदभाव होता है, उसके ऊपर इनके मुंह पे बिल्कुल टेप लग जाएगा। आज भी एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की नहीं है बल्कि पूरे देश में आए दिन इस तरह घटनाएं होती हैं। जब हमारा संविधान की बात करते हैं तो संविधान तो सबके लिए समान है, सबको सम्मान देकर सबको न्याय की बात करता है। तो आज भी केरला के एक मंदिर में दलितों का प्रवेश वंचित कर दिया गया। शुक्ला जी बड़े शर्म से पूरे देश का सर नीचा हो जाएगा। जो बड़े बड़े भाषण बोलते हैं उनको भी शर्म से, सत्ताधारी पार्टी का, तो वहां पर दलितों की बस्ती में एक पानी की टंकी में मैला डाला गया। ये कौन सा शासन है? ये अंग्रेजों का शासन है? ये यहूदियों का शासन है? का शासन है? शर्म से इनको आना चाहिए। लगातार 10 साल करने जा रहे हैं, पूरे देश में कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। राजस्थान में है कि 20 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। तो बताइए, पूरे ये हाथरस की बेटी के साथ होता है। किसानों बड़ी जल्दी में बिल ले आते हैं, इसमें बड़े एक्सपर्ट है। किसानों के हित में इन्होंने बिल ले आए। जब पूरा लॉकडाउन में पूरा देश बंद था, अपने अपने घरों में कैद था, तब ये किसानों के हितैषी बने, इन्होंने बिल लेके ला दिए। लगातार उसका विरोध दिया किसानों ने कि हमें ऐसा बिल नहीं चाहिए। अगर आपको हमारे हित की बात करनी है तो हम अपनी उपज का MSP दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। किसानों ने हमेशा बात रखी, लेकिन उनके 3 कानून बिल लेके आए और जबरदस्ती थोप दिए और पता चला उनकी जमीन पे कब्जा करने का भी कृषि एक ऐसा क्षेत्र था, सेक्टर, उसको भी हत्या ने पूरा देश बेच दिया। ये भारत माँ की अस्मिता को बेच रहे हैं, भारत माँ की कॉन्स्टिट्यूशन को बेच रहे हैं, भारत माँ का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन खड़े किए गए हैं उनको सबको बेच के। ठीक है, मतलब समाधान बिल्कुल ठीक है कि समाधान के लिए और भी तमाम रास्ते अपनाए जा सकते हैं। समाधान यही है कि देश का संविधान सबके लिए बराबर समान अधिकार देता है। अगर इनको इतनी ही चिंता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो पहले ये बीमारी इसके लिए बिल लाए। अगर इसको बिल ले आते हैं, इसके साथ लाते हैं, सुधार की बात करते हैं, हम उनका समर्थन करेंगे। चलिए ठीक है, इस बात पर भी मैं आता हूँ, इस बात पर भी मैं आता हूँ। डॉक्टर सुधा मिश्रा मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस का यहाँ पर पक्ष रखेंगी। डॉक्टर सुधा, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जिस तरह से यूसीसी पर लगातार चर्चा चल रही है, आपका पक्ष क्या है? आपको क्या लगता है कि यूसीसी कितना जरूरी है या इसको अभी टाल देना चाहिए? आपको क्या लगता है? आलोक जी, मेरा प्रश्न है, बड़ी बड़ी बातें हो रही होती हैं, अचानक 9 सालों में चुनाव के ऐन वक्त पे, चुनाव से जस्ट पहले, है ना, 2 कार्यकाल होने के बाद अचानक
अचानक किसी बात को हवा देना, किसी बात को अपने चुनावी मुद्दे में ले आना, ये क्या है? इस पे मेरा सवाल है। 21वां विधिक आयोग जो समाप्त हुआ था 2018 में, 2018 से 23 तक पहुंचे आप, और 2018 से 23 तक का मतलब जो 22वां विधिक आयोग था उसने कोई कार्य नहीं किया हुआ है। अचानक वो जगता है कब? जबकि चुनाव होने वाले हैं, कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उसके बाद अनुशंसा और मांग और न जाने क्या चीजें होने लगे। अरे कम से कम देश में आप रहते हो, जिस देश में आप रहते हो उस देश के संविधान में आपको पता है, आलोक जी आप पत्रकार हैं, आपको बहुत अच्छी चीजें पता होंगी कि कैसे उस विधि आयोग ने सारांश क्या कहा था, देश की जरूरतों पे क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, किस बात की उन्होंने पुष्ट की थी। ये कोई तथ्यात्मक रूप से गलत चीज तो होंगी नहीं कि विधि आयोग 21वां जो निष्कर्ष देगा वो सबको सरकार के द्वारा निर्दिष्ट जो भी चीजें होंगी वो दिखेंगी, मालूम चलेंगी। कुछ नया उसमें नहीं होगा, चाहे मैं कहूँ, चाहे नवेद भाई कहे, चाहे आप कहें, उसमें बदलाव कोई नहीं कर सकता है। तो आखिर अगर उसकी अनुशंसा 2018 में वो आयोग समाप्त हुआ, उसका कार्यकाल समाप्त हुआ, 4.5 साल तक इंतजार करना पड़ा। जिस चीज की अगर जरूरत थी ऐन वक्त पे याद आया। अभी आपने देखा होगा एक और बिल इनको वापस लेना पड़ा है, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई नहीं। कोई जानवरों पे एक बिल था, मैं भी चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि वो चर्चा करने का विषय नहीं है इस वक्त। लेकिन ये सरकार का ऐसा क्या कारण है कि वो ऐसी बातों को चर्चा में लाती है जिन पे कभी तो वापस आना पड़ता है और कभी इनको इस तरह से सियासी दांव खेलना होता है। मैं पूछ रही हूँ, अगर आपको लगता है कि जरूरत थी, संविधान कहता है 50 दिनों से, अरे भाई 9 साल से क्या कर रहे थे? जैसे ही आए थे कर लेते। आपको कश्मीर का 370 याद है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का नहीं याद है कुछ भी। मणिपुर 1.5 महीना हो गया ना, मौन, एकदम चुप, कोई उत्तर नहीं। जबकि हमारे गृह मंत्री वहां गए, उसके बावजूद क्या कुछ बदला? क्या उससे कुछ बातें हुई? आखिर ये लोग बैठ के, मैं ये बात समझ नहीं आती, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आप या कोई और पार्टी कैसे, जब देश की बात होती है तो ये लोग देश को ऐसे कैसे बांट देते हैं? विधिक आयोग भारत सरकार का जो भी आयोग है वो समस्त भारतीयों के लिए है। मैं भारतीय, आप भारतीय, नवेद भाई भाजपा के प्रवक्ता भारतीय, सबके लिए है ना। ये बातें कहाँ से आती है? भाजपा, कांग्रेस और सपा बसपा, जिसका मतलब ये लोग देश की एकीकृत व्यवस्था को कहीं न कहीं हमेशा चोट देना चाहते हैं। विरोध हुआ भी, जानवरों पे जो बिल ला रहे थे कि आप कुत्ता बिल्ली सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ निर्यात कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। इतना विरोध हुआ कि इनको बिल वापस करने की डालना पड़ा, उसमें विधि डालना पड़ा इनकी, उस पर जाके देखिए। तो सोचिए इनकी जल्दबाजी किस बात की होती है? इनसे प्रश्न क्यों नहीं पूछा था कि जल्दबाजी किस बात को लेके? और अगर विधिक आयोग ने कहा था जरूरी है, जबकि आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि अभी देश में जरूरी नहीं है। उसके बाद अचानक 4.5 साल में ये लोग बैठेंगे और बात करने लगेंगे कि अब यहाँ होगा, प्रारूप है। अरे प्रारूप लाके समस्त देशवासियों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो देश के विधि को जानने वाले हों, चाहे इस देश में विधि वेत्ता जो रह चुके हों, जज रह चुके हों, जो इन देश की नीतियों को जानते हैं, उनको बैठाइए, बात करिए, हर धर्म के लोगों को बुलाइए, प्रारूप तैयार करिए, चर्चा कीजिए देश में। उसके बाद जो सही है वो करिए ना। किसने मना किया है? इस देश में कोई भी संविधान में संशोधन या संविधान में लागू करने की बातों में, जब संविधान में दिया हुआ है तो रोक किसने रखा? कौन रोक रखा है? इनकी नीतियां जानबूझ के लोगों में एक बस डाल दो सी गुफा, लोग उसमें उलझे रहे, जो मुद्दे की बात है वो उलझ जाए। इस देश में सोचिए कितनी बड़ी बात थी। आलोक जी प्लीज बोलने दीजिएगा। जिस देश में राम के नाम को लेके राजनीति करने वाले लोग आज चुप बैठे हुए हैं, उसके ब्लेसिंग में नाम आता है 4 मुख्यमंत्रियों का, मंत्रियों का, लेकिन वो आज फिल्म में बैन नहीं लग रहा है। लेकिन यही वो देश है जहाँ पे अगर वही कलाकार, अगर वही निर्देशक, अगर वही कोई और व्यक्ति किसी और धर्म का हो तो आग लगने की देर नहीं करते हैं लोग। क्यों? आखिर क्या कारण है? इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये प्रश्न नहीं बनता है? आप, हम और को चुप करा दिया जाएगा, लेकिन जो बाहर के लोग, क्योंकि विश्व गुरु बन रहे हैं ना, तो विश्व गुरु को पूरा देश देख रहा है, तो पूरा देश देख रहा है। ठीक है, इन तमाम मुद्दों पर मैं जवाब लूंगा राजेश जी से। और नावेद जी, आपने सभी की बातें आपने सुन ली कि आखिरकार इसमें बीजेपी का क्या कुछ कहना है, इसमें समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। अब आपको क्या लगता है कि यूसीसी पर चर्चा करनी कितनी जरूरी है? और यूसीसी पर जिस तरह से ये मतभेद है आपस में तमाम पार्टियों का, हालांकि शिकायत ये है कि भाई हमसे कुछ भी पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन ये कितना जरूरी है या इसको भी और टाला जा सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि नाश्ता जो किया जाता है सुबह,
खाना खाया जाता है, डिनर किया जाता है, वो भी अच्छी चीज है। दोनों पर जरूरत है हर इंसान की, नाश्ता करना, खाना खाना। लेकिन जब हम खाने के टाइम मेरे सामने नाश्ता रख दिया जाएगा और नाश्ते के टाइम लंच रख दिया जाएगा, तो हमें लगेगा कि हमारे घर की व्यवस्था में कोई ना कोई खामी है, कुछ गड़बड़ है, कुछ नासमझी है, कुछ चीजों को छुपाया जा रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अस्वस्थ है। और देखिए मामला ये है कि आप अध्यादेश लाइए, चर्चा कीजिए, और जरूर ये बात का आपका मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आपके घोषणा पत्र में, आपकी चर्चाओं में रहा है कि हम इसको पास करवाएंगे। सबका कानून पूरे देशवासियों का एक होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपको इस बात को लेकर आपको मेजॉरिटी की सरकार मिली, भारत की जनता ने इस बात को माना कि इसमें बदलाव होना चाहिए, या अध्यादेश पास होना चाहिए। आप चर्चा करिए और इसको आप अध्यादेश करिए, इसको पास करवाइए। लेकिन वो नहीं है। 9 जगह सुधा ने बात की, हमारे सपा के साथी ने भी ये बात कही, 9 साल आप सत्ता में रहे और ये वो वर्ष है जब आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। आपने 9 साल क्या किया? 7-8 महीने के बाद चुनाव की तारीख आ जाएगी, ये वो समय है जब आप बताइए परफॉर्मेंस आपने क्या की। इस समय आप एक नई चर्चा ना कर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने शुरू में कहा आप इस पर चर्चा करवाइए, आप इसको पास करवाइए। ये बात में आपके दम है जिसको भारत की जनता ने स्वीकार किया है कि पूरे देश के नागरिकों का कानून एक होना चाहिए। लेकिन ये समय जो है ये बताता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। 7-8 महीने बाद चुनाव है, अब आप उसकी चर्चा पेश कर रहे हो, आप उसके ऊपर बहस करवाना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि विपक्षी और कई लोग इसका विरोध करें और बात उलझ जाए और बात ये नहीं हो पाए कि आपने 9 साल में क्या किया। बात ये ना हो पाए कि आज भारत के एक राज्य में आप लगी हुई है, क्यों लगी हुई है, इसका कारण क्या है, ये बहुत गंभीर है। तो आप एक्चुअल मूल चर्चा को जो उधर देने के लिए जिस बात को ला रहा हूँ, मैं फिर नहीं कह रहा हूँ आपका अध्यादेश स्वीकार हो सकता है, इसको हो सकता है संसद में भी स्वीकार हो जाए, लेकिन ये आपका बजट टाइम है और इससे लग रहा है, आप क्लियर कर रही है कि आपका ये पॉलिटिकल स्टैंड है। आप चाहते हो कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथी लोग इस पर तमाम नकारात्मक टिप्पणियां दें और इसके खिलाफ आ जाए और एक पॉलिटिकल माहौल हो जाए। कि वो समय है जब आपको बताना चाहिए कि आपने भारत की जनता की जरूरत पूरी की या नहीं की। ये वो समय है जब आपके सामने तमाम सवाल है, जनता पूछना चाहती है, विपक्ष पूछना चाहता है, पूरा भारत, पूरी दुनिया पूछना चाहती है कि आपको भारत की जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया, लेकिन आपने भारत की जनता को क्या किया। हो सकता है आपने कुछ किया और दिया भी है, आप बताइए कि मैंने राशन दिया, हमारे भारत की आधी से ज्यादा आबादी जो है उसको खाने खिलाने पड़े हुए हैं, हमने राशन दिया। आप बताइए कि आपने शौचालय दिया, आप बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, बताइए ना। तो कभी है उसका भी जवाब दीजिए, कहिए कि हम काम नहीं कर पाएंगे, कहिए कि भारत के अंदर एक राज्य जो है वो दुलट रहा है और उसकी जवाब देगी हमारा भारत के प्रधानमंत्री नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए कि बेरोजगारी का क्या आलम है और हम किस तरीके से इससे निपट देंगे, किस तरीके से हमारी तैयारी है। बताइए कि कोविड की वजह से ये वजह हो गई है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई पर हम काबू नहीं कर पा रहे, हमारी आर्थिक नीति में कमजोरी थी या हमारी आर्थिक नीति सही है, उससे ये खामी है, ये हो सकता है। ये वो समय था, अब ये वो समय नहीं है जो आपके अधूरे काम है उसके ऊपर आप चर्चा शुरू करवाइए और उसके बाद में उसको पास करवाइए। आप जरूर ये वादा कर लीजिए कि ठीक है हमने 10 साल तक 9 साल तक जो काम नहीं किया, अगली बार मुझे मौका दिया गया तो मैं इसको पास। लेकिन ये जो समय बचा है, कुछ महीने बचे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड पेश करने का समय है, ये आपके सामने सवाल करने का समय है। एक नया अध्यादेश पास करने के लिए आप हिंदू मुसलमान को आपके सामने लाते था, जल्दी पॉलिटिक्स होती है। मैं खुद से कहना चाहता हूँ कि भाजपा का एजेंडा मुसलमानों को और हिंदुओं को आपके सामने लाने के लिए कोई मुद्दा रखते हैं तो समाजवादी पार्टी और आंदोलन भी जैसा कि जाति की बात, जाति और धर्म के अलावा कुछ बचा ही नहीं है क्या भारत में? क्या बेरोजगारों की तरफ नजर नहीं डालेंगे जिसको देश का भविष्य कहा जाता है? नौजवान किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ निगाहें लगाए हैं कि शक्तिशाली प्रधानमंत्री आंदोलन विस्तार देंगे। ठीक है, किस तरीके से करें ये मान रहे हैं, किस तरह से हम मुफ्त का खाना और राशन कब तक खाते रहेंगे? ठीक, उत्तर ले लेते हैं। तो सवाल इस बात है, बाकी देश आपका करवा के देश की जनता मुझे लगता है कि
ये मानने को तैयार है, ये जाने की जरूर संसद में ये सवाल उठना चाहिए कि पूरे भारत के नागरिकों का कानून एक होना चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं। ठीक है राजेश जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का भी साफ तौर पर ये कहना था, महेश जी का खासकर, कि जाति व्यवस्था पर पहले आपको चोट करनी चाहिए, आप तो खामखा यूसीसी के पीछे पड़े हैं। वहीं नावेद जी का कहना है कि भाई चुनाव का समय आ गया, इसलिए अब आपको यूसीसी की याद आई है। हाँ, देखिए क्यों पीछे पड़े हुए हैं। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही, बोलिए। देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है और वो संविधान जिसपे पंडित नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने साइन किया हुआ है। आर्टिकल 44 कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान में नहीं डाला हुआ है। आर्टिकल 44 तो जब से संविधान बना है तब से है ना कि भाई, और ये देश तो केवल धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष भी है। तो इस पंथ निरपेक्ष देश में अगर डबल कानून लागू किया जाएगा, मतलब इसी देश में रहने वाले लोगों पे किसी के लिए अलग कानून, किसी के लिए अलग कानून। अरे भाई, इसमें तो अभी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता बंद कर रही थी कि पहले इसमें सलाह लेना चाहिए, चर्चा। अरे भाई, चर्चा ही तो हो रहा है। हमने कहा तुरंत लागू कर दिया। 9 साल से इस पर चर्चा हो रहा है। लॉ कमीशन का गठन किया गया है, वो अपना काम कर रहा है। उसके बावजूद जितने पर्सनल लॉ बोर्ड है उनको भी भेजा गया, भैया आप भी अपना सलाह दीजिए। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 30 दिन तक पूरा जाएगा घर घर कि भाई यूसीसी पे क्या आपका सलाह है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए देश में कि नहीं लागू करना चाहिए। तो ये सलाह ही नहीं लिया जा रहा है। 9 साल से हम लोग सलाह ले रहे हैं। और जब कांग्रेस को यूसीसी की बात आती है, क्योंकि ये तुष्टिकरण की राजी को 1967 में घुस गई है कांग्रेस में, तो दाएं बाएं झांकने लगते हैं। इतना इसका क्लियर नहीं करते हैं कि लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो भाई किसी को बिरादरी के नाम पे कोई कानून की व्यवस्था तो नहीं है ना कि भाई धर्म, जब हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष से भी बड़ा पंथ निरपेक्ष, तो धर्म के आधार पे कैसे 2 कानून को मान्यता दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है? उस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? उस पर बकायदे चर्चा होनी चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए। एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समान नागरिक कानून लागू होना चाहिए ना आलोक जी। उसमें कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे समस्या है? और उसमें समस्या किसको होती है? समस्या उन महिलाओं को होती है। अभी आप देखिए, कोई हिंदू महिला है, कोई विधवा है, कि किसी का शादी नहीं हुआ है तो उसमें प्रॉपर्टी में भी उनका हिस्सा होता है। लेकिन अगर वही मुस्लिम समाज में जाइए तो प्रॉपर्टी में हिस्सा विधवाओं को नहीं होता है। तो एक देश में 2 कानून है भाई। बच्चों पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उनको फायदा नहीं मिल पाता है, महिलाओं को मिल नहीं पाता है। तो इसमें महिलाएं दिक्कत में आ रही है, बच्चे दिक्कत में आ रहे हैं, की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार देखा आपने प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार जो है कि 3 तलाक को मतलब हटाने का उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने कोशिश किया और हटा। आज जो है कोई मुस्लिम महिलाएं जिनके डिग्निटी पे सवाल खड़ा हो रहा था, जिनको मान सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा, उनका मान सम्मान हासिल हुआ। तो उस बात को इसी प्रकार यूसीसी जो है ये आर्टिकल 44 में दिया गया एक व्यवस्था है जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश की सरकार प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए 9 सालों से हम लोगों का सलाह ले रहे हैं और सभी लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है कि भाई सभी लोग जितने पर्सनल लॉ बोर्ड हैं सभी लोग अपना एडवाइस दीजिए कि इसमें आपको क्या समस्या आ सकती है, आपके समाज को क्या समस्या आ सकती है, तो उसमें दीजिएगा एडवाइस। कहा कोई कर रहा है कि नहीं आप सलाह मत दीजिए, हम डायरेक्ट लागू कर दे रहे हैं। हम तो डायरेक्ट लागू नहीं कर रहे हैं। 9 साल से हम आपसे सलाह ही मांग रहे हैं ना, तुरंत लागू तो नहीं कर दिए ना। जो हमारी बहन कर रहे थे कि इस पर पूरा बकायदे जो है कि सलाह मांगना चाहिए, इससे पूरा जो है बहस होनी चाहिए, तो बहस ही तो हो रहा है। कब से बहस? 1950 से बहस हो रहा है आलोक जी, आज से थोड़ी बहस हो रहा है। संविधान सभा में पंडित नेहरू जी थे तब से बहस हो रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे तब से बहस हो रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे प्रथम राष्ट्रपति तब से इसमें बहस हो रहा है। लेकिन ये तो जब कांग्रेस ने देखा कि उसमें अब तुष्टिकरण के राजनीति का एक विशाल देश में बिछाया जाने लगा तो उससे बहस रुक गया। तो ये चीजें तो जिसको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, और हमारा ये आज का नहीं है। हमारी बहन कह रही थी कि ये आज चुनाव के समय, अरे भाई 370 धारा हमने हटाया तो चुनाव के बाद हटाया था लोग जी। हम चुनाव को देखते हुए कोई काम नहीं करते हैं, हमको चुनाव की दृष्टि नहीं, हम तो देखते हैं कि भाई जो समाज में हमारे देश में रह रहे हैं, हम तो राष्ट्रवाद से काम करते हैं। हम हमारे लिए तो नेशन फर्स्ट है ना। ठीक है, जो राष्ट्र को आगे ले जाए। ठीक है, ठीक है, अब हम एक बार उत्तर ले लेते हैं इसमें। ठीक है, डॉक्टर सुधा कुछ कहना चाह रही है। ठीक है डॉक्टर सुधा। पूरा भरोसा है कि हम कोई तार्किक बात करेंगे यहाँ पे, हम बेफजूल की इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। कौन सा सन चल रहा है? ये जून का महीना है और 2023 चल रहा है। मुझे नहीं पता पिछली सरकारों में जो चीज हुई जब मैं थी ही नहीं,
मैं उन पर चर्चा क्यों करूं? मैं इतिहास में उसको पढ़ाऊंगी बच्चों को कि इस घटना पे ये घटना हुई थी, ये चीजें हुई थी। बिल्कुल मैं पढ़ाती भी हूँ, पढ़ाऊंगी भी। लेकिन आज की परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? आज के 10 साल बाद जब मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मणिपुर जल रहा था, हमारी सरकार ने क्या किया उसका उपाय, तो मैं उसका उत्तर क्या दूंगी? प्रश्न ये उठना चाहिए। अगर मैं अपने बच्चों से बोलूंगी कि ये घटना हुई थी और हमारे माननीय मोदी जी ने कुछ नहीं बोला था, तो क्या प्रश्न नहीं बनेगा कि क्यों नहीं बोला था? जब यूसीसी पे इतनी बहस और चर्चा हो सकती थी, तो मणिपुर को, अगर कश्मीर को आप 370 कर सकते थे, तो आपने नॉर्थ ईस्ट के उसको देखने के लिए, आप लोग सबको अच्छा करने के लिए आए थे ना, सबको अच्छा ही कर रहे थे। तो अच्छा करने वाला व्यक्ति अच्छी बात कह भी नहीं पा रहा है, करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। दिक्कत इस बात की है ना आलोक जी, जब हमें करना होता है तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसको भी, आपने घर का एग्जाम्पल लीजिए, जो घर का मुखिया होता है वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं इनके लिए करूंगा, इनके लिए करूंगा। उसे पता होता है किसके लिए क्या करना है। चुपचाप सबके अधिकारों की रक्षा करता हुआ वो अपने घर के सभी सदस्यों की समुचित रूप से जितना कुछ जिसको चाहिए दे देता है, और लोग उसको अपने प्राउड के साथ इस्तेमाल भी करते हैं। कभी उसको, उनको लगता भी नहीं कि एहसान किया गया। घर के मुखिया है ना प्रधानमंत्री जी, हमारे, हम सबके मुखिया है ना, ये तो कोई है नहीं कि मुखिया नहीं हमारे। भाई हमारा मुखिया क्यों नहीं बोल रहा है? अगर मैं कहूँ कि जो लाइव स्टॉक बिल आखिर क्यों लाई गई अचानक, क्यों नहीं उसको आखिर लाई गई, उससे आपको वापस क्यों लेना पड़ रहा है? आपको सारे बिल में वापस क्यों लेना पड़ता है भाई? ऐसी कौन सी वजह, इतनी जल्दबाजी क्यों होती है? और जल्दबाजी अगर हो रही होती है, मैं आज भी कह रही हूँ, अगर यूसीसी जरूरी है तो आपके देश के संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? जरा उसका हेडिंग बता दीजिए हमको। अनेकता में एकता, क्या भूल जाते हैं आप हमेशा? क्या हम इस बात को भूल जाएंगे? यहाँ तक कि हमारे यहाँ परिवार की व्यवस्था में एक जगह पितृसत्तात्मक है तो एक जगह मातृसत्तात्मक है। हम जो ये स्त्री पुरुष का जेंडराइज बात करते हैं ना, दक्षिण भारत में जाएंगे तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था है भाई। हम क्यों अपनी चीजों को भूल जाते हैं कि सनातन संस्कृति, इस देश की पृष्ठभूमि, जो आप आर्यावर्त की बात करते हैं, जो पूरे अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत में आपका अफगानिस्तान से लेके पूरा गिनोगे अखंड भारत, तो वहां की संस्कृतियों के साथ क्या क्या कैसे कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है ना यार, कि हम बस बातें करते रहेंगे अखंड भारत बनाएंगे। अरे अखंड भारत के लोगों के संस्कृति को कब जानेंगे, सभ्यता को कब जानेंगे, उनसे हम कब सीखेंगे कि अनेकता में एकता जो शब्द लाई गई वो क्यों लाया गया था? आखिर अगर चर्चा 50 में की गई होगी तो लागू उस समय क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमें मालूम है अपने देश की आत्मा क्या है। सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ रह के अपने देश को एक सूत्र में बांधते हैं। ये हम क्यों भूल जाते हैं? मैंने कब कहा कि यूसीसी में चर्चा नहीं हो? मैंने पूछा 2018 के बाद 23 तक आने में इतना समय कैसे लग गया? आपने अगर सबको बुला के और सच में काम करने के लिए, आलोक जी प्लीज, मैं जानती हूँ कि आप जब हम किसी बात पे डिबेट कर रहे हो तो सबको मौका मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे जब भी कोई बात करती हूँ, मैं जानती हूँ मैं पार्टी लाइन पे हूँ, लेकिन मेरी पार्टी लाइन भी यही कहती है कि हम सरकार में नहीं है, यही सत्य मात्र है। हम 2023 में रह रहे हैं, यही सत्य मात्र है, और कोई सत्य नहीं है। सत्य इस समय का यही है कि पूर्व और वर्तमान का अंतर हमें समझना पड़ेगा। हम हमेशा वर्तमान को पूर्व से तुलना नहीं कर सकते। वर्तमान का भविष्य को हम आगे बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हम अपने भूतकाल से सीख सकते हैं, और सीखने के लिए आपका जो हृदय बड़ा है ना, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि अपना हृदय बड़ा रखना जरूरत है। और ये अगर हृदय बड़ा नहीं होगा ना, आप रोज बैठ के अपने प्रधानमंत्री को गाली करेंगे, गांधी जी को गाली करेंगे, विदेश में जाएंगे गांधी जी का पैर छुएंगे, और यहाँ रह के उनके हथियारों की आप पूजा करेंगे, तो कैसे आप अनेकता की एकता की बात को मान पाएंगे? आप समझ ही कहाँ पाएंगे? अभी कहा गया एक धर्म एक देश एक आपका नियम। जिस देश की बात ये कह रहे हैं आरएसएस को, ये बात मानने में कितने साल लग गए? 2009 तक हुआ था वहां पे। क्या ये प्रश्न नहीं है? आप उन बातों को तब कह रहे हो जब आपने खुद लागू नहीं किया, और जब खुद लागू नहीं किया तो प्रश्न खड़ा। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस ने इस देश के लिए मतलब आपका सीधे तौर पर कहना है कि यूसीसी से हमें कोई समस्या नहीं है, जो प्रक्रिया है उसका बस हो गया पालन होना चाहिए। महेश जी, अभी आप थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे, आपका ये कहना था कि भाई पहले जातिवाद खत्म करो, लेकिन राजेश जी का उत्तर यहाँ पर ये है, इनका ये कहना है कि क्या किसी जाति के आधार पर किसी को कोई विशेष दर्जा दे दिया गया है? क्या किसी के साथ विभेद हो रहा है? कानून तो सबके लिए तब भी बराबर है। राजेश जी, मुझे नहीं पता कि जो एक वर्ग है, पूरा वर्ग है, जो पूरा उसका जो है 100% का 200% उसी का कब्जा है।
मंदिरों पे जाने का किसका अधिकार नहीं है? बताइए, हमारे संविधान में सबको जाने की इजाजत देता के लिए देता। लेकिन देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए शूद्र कहें, उनको दलित कहें, राष्ट्रपति थे, वो पति थे के साथ पूर्व राष्ट्रपति मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए। ये किसको दर्जा दिया हुआ है? एक जाति विशेष को दर्जा दिया हुआ है। इसके अलावा अभी वर्तमान में राष्ट्रपति थी, अभी जो नया जो संविधान वो संसद चालू हुई, उनमें उसको इसीलिए इन्वाइट नहीं किया, इनकी आरएसएस उनके अनुसार उसमें दलित शूद्र का प्रवेश वर्जित था, इसलिए उनको इन्वाइट तक नहीं किया। इनको तो शर्म आनी चाहिए, देश सुधारने निकले, पूरे देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर एक डर दिखा करके, क्योंकि ये इन्होंने जो भी बिल लेके आए तो फेल हुए। जब इन्होंने कहा नोटबंदी की है, पूरे देश को संकट में डाला, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई और सारे लोग सड़कों पे आ गए, उनका बिजनेस चौपट हो गया। तब ये क्या कह के आए थे? क्योंकि भाई आतंकवाद की हम कमर तोड़ देंगे, इससे रीढ़ टूट जाएगी। लेकिन क्या वो कमर टूटी? आज भी वहाँ आतंकवाद कायम है, आज भी जवानों की लाश आ रही है, आज भी आतंकवाद का पूरा है, नकली नोट भी चल रहे हैं, नहीं रोक पाए। इसी तरीके से 370 हटाई तो उन्होंने बोले कि आज के तब जम्मू कश्मीर में शांति ठीक है। इन पर तो आप लगातार चुनाव में आप अपना पक्ष रखते हुए आए हैं ना, तो ऐसी स्थिति 2022 में भी इस पर आपने पक्ष रखा है, लेकिन यूसीसी पर आपका क्या स्टैंड है? देखो शुक्ला जी, मेरी बात आने दीजिए, आप इसी तरह दोनों में करा दीजिए पूरी डिबेट। मैं बहुत देर से सुन रहा था, तो मैं इनसे यही आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी तमाम आज भी परेशानियां हैं, उनसे मुख मोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी 10 साल होने जा रही है, उसमें पूरी तरह से फेलियर हो गए हैं। आज इन्होंने वादा किया था कि 15 लाख रुपए देंगे, किसी की जेब में नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देंगे, तो 10 साल में कितने 20 करोड़ हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ वो नहीं दे पाए। आज जो जल्दबाजी में ये वो बांट रहे हैं प्रमाण पत्र, इनका जो मैं श्वेत पत्र जारी कराना चाहता हूँ कि दलितों को, पिछड़ों की कितनी भागीदारी मिली है, क्या उसमें कोई उसमें परीक्षा का आयोजन हुआ? किसी आयोग ने कराई? उनको चुपचाप अपने आरएसएस के जो एजेंट हैं उनको जाकर के ये नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पूरी उसमें भी पारदर्शिता। ठीक है, मतलब आपका ये है कहना कि जो समस्याएं हैं पहले उनका निदान हो जाए, उसके बाद ही होना चाहिए। किसान एमएसपी के लिए परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, हर वादे पे फेल है, तो चुनाव करीब। ठीक है, मतलब आप सभी का ये कहना है, किसी का ये कहना है कि यूसीसी पर चर्चा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश में कुछ समस्याएं हैं, किसी का ये कहना है कि यूसीसी पर चर्चा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये नागरिकों की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक चर्चा अब इस पर शुरू हो गई है और तमाम सरकारों ने भी इस पर अपना ध्यान देना शुरू किया, उत्तराखंड की सरकार ने सबसे पहला इसमें ध्यान देना भी शुरू किया और अपना कदम भी बढ़ा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, अपने अपने तर्कों को रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से यूसीसी पर सरकार गंभीर हो गई है, उससे यह तो स्पष्ट है कि यूसीसी को बहुत जल्द अमली जामा पहनाया जा सकता है और यूसीसी को निश्चित तौर पर नागरिकों के बीच में चर्चा का एक केंद्र भी रखा गया है, क्योंकि भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जिसको भी अपने सुझाव रखने हैं वो सुझाव भेज सकता है। सुझावों के अनुसार इसका क्या कुछ प्रारूप होगा, ये बहुत जल्द सबके सामने आएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।